Hi, so today we have a question from partial differential equation. इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एक सरफेस को देखकर कि उसके ऑर्थोगोनल सरफेस क्या होगी। ठीक है, हमें यहाँ पे सरफेस दी गई है z स्क्वायर इक्वल्स टू kxy और पूछा गया है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द सर्फेसेस व्हिच आर परपेंडिकुलर टू द फैमिली ऑफ सर्फेसेस दिस। ठीक है ना, एक बहुत सिंपल सी ऑब्जर्वेशन मैं आपको देता हूँ कि ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो इस बात से तो हम बेफिक्र हो सकते हैं कि एक से ज़्यादा ऑप्शन सही नहीं होंगे, तो हमें किसी एक ही ऑप्शन को देखना है। किस तरह से देखना है उसको अभी हम देखते हैं। ठीक है, पहले मैं एक बात डिस्कस करना चाहूँगा कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को देख के प्रोसीड करें, मतलब इसके पीछे कॉन्सेप्ट कौन सा है जो काम करता है। ठीक है, मान लीजिए कि हमें एक सरफेस दी गई है f(x,y,z) इक्वल्स टू c। ठीक है, अब मैं अगर इस सरफेस के लिए f(x,y,z) का टोटल डेरिवेटिव निकालूं, क्या होगा? डेल f ओवर डेल x dx प्लस डेल f ओवर डेल y dy प्लस डेल f ओवर डेल z dz इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये इसका टोटल डेरिवेटिव आ गया, तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि जो डेल f ओवर डेल x है कॉमा डेल f ओवर डेल y और डेल f ओवर डेल z, ये डायरेक्शन रेशोज हैं किस चीज के? इस सरफेस का जो आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर है ना, उसको ये चीज डिनोट कर रही है। ठीक है, ये dr है ऑफ आउटवर्ड नॉर्मल ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, एक चीज तो हो गई है। अब मान लेते हैं कि एक और सरफेस है हमारे पास z इक्वल्स टू zxy, और ये सरफेस मैं ऐसे ही ले रहा हूं कि ये इसके ऑर्थोगोनल है। ठीक है, मतलब कुछ इस तरह की सरफेस होंगी कि एक सरफेस ये है तो दूसरी कुछ इस तरह से जा रही हो। ठीक है, अगर इसका टोटल डेरिवेटिव करें तो ये हो जाएगा dz, इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2। ठीक, तो ये हो जाएगा dz बराबर डेल z ओवर डेल x dx प्लस डेल z ओवर डेल y dy। ठीक है, तो इस इक्वेशन में अगर आप देखो तो यहाँ पे डायरेक्शन रेशोज हमें नॉर्मल के क्या मिल रहे हैं? वो मिल रहे हैं p q -1। ठीक, अब एक बात बताओ, जैसे एक सरफेस ये है तो इसका नॉर्मल वेक्टर इधर ऐसे ही होगा, और दूसरी सरफेस अगर मैं ये ले रहा हूं तो इसका नॉर्मल वेक्टर ऐसे होगा। तो ये दोनों नॉर्मल जब सरफेस ऐसे हैं तो दोनों नॉर्मल भी आपस में एक दूसरे परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे डायरेक्शन रेशोज आए fx, fy, fz और दूसरी सरफेस के p q -1, इनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होगा। डॉट प्रोडक्ट तो पता ही है, जब 90 डिग्री एंगल होता है तो वो 0 होते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? a डॉट b इक्वल्स टू ab cos थीटा, और अगर थीटा आपका 90 डिग्री हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक, तो इस चीज का तो खैर कोई ज्यादा यहाँ पे यूज नहीं है, एक बस यही चीज बतानी थी। अब ये देखिए कि ये डायरेक्शन रेशो और ये डायरेक्शन रेशो आपस में परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, इसका अगर मैं इसके आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा मेरे पास, अगर मैं इनका ये प्रोडक्ट अप्लाई करता हूं fx डॉट p प्लस fy डॉट q और ये माइनस fz इक्वल तो इधर जाके प्लस fz। अच्छा, अब एक चीज ये नोटिस कीजिए कि जो मेरे f सरफेस थी वो थी f(x,y,z) इक्वल्स टू c1, तो जो यहाँ पे c, तो जो मेरा यहाँ पर fx आया, fy आया और fz आया, ये तीनों भी तो x,y,z के ही फंक्शन होंगे। बिल्कुल होंगे। ठीक है, तो एक तरह से ये मुझे एक क्वासीलिनियर पीडी मिल गई, जहां पे मेरे लिए कैपिटल P का काम करेगा fx, कैपिटल Q का काम करेगा fy
और कैपिटल आर का काम करेगा एफ जेड। मतलब अगर स्टैंडर्ड नोटेशन के हिसाब से चले पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल्स टू आर, ठीक है। पी क्यू आर हमारे एक्स वाई जेड के फंक्शन होते हैं कॉसिलिनियर पीडी में, तो मुझे एक कॉसिलिनियर पीडी मिल गई। अब ध्यान ये दो कि कैसी कॉसिलिनियर पीडी मिली है कि इस पीडी में ये तो इसके नॉर्मल के इस पीडी के जो सरफेस आएगी, जब इस पीडी को हम सॉल्व करेंगे, जो इसकी सॉल्यूशन सरफेस आएगी उसका नॉर्मल वेक्टर तो ये बनेगा पी क्यू माइनस वन, ठीक। और ये जो इसके टेंजेंट प्लेन में लाई करेगा ना वेक्टर, तो वो ये होगा। तो ये हो गया नॉर्मल इस पीडी के लिए और ये हो गया टेंजेंट। अब अगर ये किसी दूसरी सरफेस के लिए नॉर्मल वेक्टर भी है तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये इसकी जो सरफेस है और इसकी जो सरफेस है वो आपस में ऑर्थोगोनल हो गई, जैसा कि हम लेकर चले हैं। पी क्यू माइनस वन ये एक सरफेस के लिए, ये जो पीडी बनी है इसकी कुछ सॉल्यूशन सरफेस आएगी, उसके लिए मेरा ये वेक्टर नॉर्मल है और ये वेक्टर टेंजेंट प्लेन में है, लेकिन ये खुद किसी का नॉर्मल वेक्टर बन रहा है, इस वाली पीडी का ये नॉर्मल वेक्टर बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसके और इसकी सरफेस और इसकी जो सरफेस है आपस में ऑर्थोगोनल हो गई। तो हमें ऐसी ही सरफेस चाहिए थी। मतलब अगर हमें इन्होंने ये सरफेस दे रखी है और हमसे पूछा है कि इसके ऑर्थोगोनल सरफेस क्या होगी, तो अगर हम अपनी इस पीडी पर चलें, अगर हम इस पीडी पर बात करें तो इस पीडी को मैं सॉल्व करूंगा तो मैं इससे दूसरी सरफेस पे पहुंच जाऊंगा, इस वाली पे पहुंच जाऊंगा जो इसके ऑर्थोगोनल है, ठीक है। तो बस मैं इसी चीज का यूज करने जा रहा हूं। हमें सरफेस दे रखी है जेड स्क्वायर इक्वल्स टू के एक्स वाई, ठीक है। अब मान लेते हैं हमें एक सरफेस दी हुई है, वो क्या दी हुई थी, हमें सरफेस दी हुई जेड स्क्वायर इक्वल्स टू के एक्स वाई, ठीक। जेड स्क्वायर इक्वल्स टू के एक्स वाई, इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूं कि एफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू के, ठीक है। अब मैं इस इक्वेशन के लिए, इसके सरफेस के लिए अपना एफ एक्स निकालता हूं। एफ एक्स क्या आ जाएगा, माइनस जेड स्क्वायर अपॉन वाई एक्स स्क्वायर, एफ वाई निकालूं माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई स्क्वायर, और अगर मैं इसका एफ जेड निकालूं तो 2z अपॉन एक्स वाई, ठीक है ना। हमारे पास एफ एक्स आ गया, एफ वाई आ गया, एफ जेड आ गया। अपनी क्वासीलिनियर पीडी में इसको डालते हैं, पी एफ एक्स पी प्लस एफ वाई क्यू इक्वल्स टू एफ जेड, ये होती है ना। इसकी लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होंगी, dx ओवर एफ एक्स इक्वल्स टू dy ओवर एफ वाई इक्वल्स टू dz ओवर एफ जेड, ठीक है। वैल्यू डालते हैं तो ये हो जाएगा dx अपॉन माइनस जेड स्क्वायर अपॉन वाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू dy अपॉन माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई स्क्वायर dz अपॉन एफ जेड कितना है, 2z अपॉन एक्स वाई, ठीक। देखते हैं क्या क्या कट पाता है। तीनों में से एक्स वाई कट जाएगा, अगर एक्स वाई कटेगा यहाँ एक्स बचेगा, यहाँ वाई बचेगा, ये कट गया, ठीक है। एक एक जेड हट सकता है। तो अपने पास जो अपनी लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन बची हैं वो क्या बची हैं, एक्स डी एक्स अपॉन माइनस जेड इक्वल्स टू वाई डी वाई अपॉन माइनस जेड और डी जेड अपॉन 2, ठीक है। पहली बार में मैं इन दोनों फ्रैक्शंस को लेता हूं, एक्स डी एक्स अपॉन, हाँ हमारी इक्वेशंस क्या थी, एक्स डी एक्स अपॉन माइनस जेड, वाई डी वाई अपॉन माइनस जेड और डी जेड अपॉन 2, ठीक है। आप इन दोनों फ्रैक्शंस को लीजिए, ठीक। तो इन दोनों फ्रैक्शन लोगे, जेड से जेड कैंसिल ही हो गया, आपके पास एक कर्व आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू C1।
अब दूसरे कर्व की बात करते हैं। यहाँ z है, यहाँ कोई भी वेरिएबल नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट है। मैं फर्स्ट और थर्ड फ्रैक्शन यूज कर सकता हूँ, यानी कि x dx अपॉन माइनस जेड इक्वल्स टू डी जेड अपॉन 2। ठीक है, इतना 2 इधर भेजिए, z इधर भेजिए, हो गया 2x dx, और ये z आ जाएगा इधर प्लस का, हो गया z dz इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब मेरे पास एक सॉल्यूशन कर्व ये आ गया उस पीडी के लिए और एक सॉल्यूशन कर्व ये आ गया। तो जब हमारे पास दो सॉल्यूशन कर्व दिए होते हैं किसी भी पीडी के, एक मान लीजिए आपको कभी u x y z इक्वल्स टू c1 दिया है और दूसरा v x y z इक्वल्स टू c2 दिया है, तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं इस फॉर्म में फाई ऑफ u v इक्वल्स टू 0। तो हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन क्या हो गया, फाई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमा 2x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक, ये हमारी वो सरफेस होगी जो कि दी गई सरफेस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू के एक्स वाई के ऑर्थोगोनल है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऑप्शन सी। और किसी ऑप्शन में फिर हमें ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो एक ही ऑप्शन सही होगा और वो ये है। ठीक है, तो ये 26 नवंबर 2020 के पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर इस जगह से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है और इस पेपर में पूछा गया है। तो प्रैक्टिस कीजिए इस टाइप के क्वेश्चंस की। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में इसलिए फायदा देते हैं क्योंकि हर किसी से होते नहीं है, और जो करेगा फिर उसको इस चीज का बेनिफिट मिलता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं तब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।